हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन हमारा जो रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपने जो अपना रीजनिंग का सेक्शन है, आपका जो रीजनिंग का पोर्शन आता है क्लैट एग्जाम में, उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आजकल का ट्रेंड है कि आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको रीजनिंग के सेक्शन में कॉम्प्रीहेंशन आता है, मतलब 250 टू 300 वर्ड्स का होता है, और उसको आपने स्टडी करना है और उस पर बेस्ड होते हैं 3 4 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ दिया होगा और इस पे बेस्ड होंगे फर्दर क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लैट का, जो आपका 2022 का एग्जाम हुआ है, उसका रीजनिंग का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो पूरा आज हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो दैट अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके और आपको पता लग सके आपका ट्रेंड कैसे बदल रहा है। आज हम लेटेस्ट वाला डिस्कस करेंगे 2022 की लॉजिकल रीजनिंग, राइट। अगले सेशन में 2021 की, और जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हो रखे हैं उन सबकी डिस्कशन रहेगी, जो कि आज स्टार्ट होती है विद द एग्जाम क्लैट 2022। सो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, फर्स्ट जो आया इन्होंने दिया है आपको लॉजिकल रीजनिंग का। सी, यहाँ पे उसने आपको बोला कि स्टूडेंट्स डिसाइड टू अटेंड कॉलेज फॉर सेवरल रीजंस। तो यहाँ पे ना आपको मैंने कहा था कि थोड़ा सा ना पैराग्राफ से पहले क्वेश्चंस देख लिया करो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पैराग्राफ रीड करने से पहले अगर आपको एक आइडिया होगा ना, तो आपके लिए उसको समझना और ज्यादा आसान है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, पहले हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सी हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट पैराग्राफ। इस क्वेश्चन से इतना नहीं पता लग रहा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में आप देख सकते हैं कि विच फैक्टर एज पर द ऑथर कॉज मोर स्ट्रेस। देखो, मोर स्ट्रेस है अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मुझे देख के थोड़ा आइडिया हो रहा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के स्ट्रेस के ऊपर इस पैराग्राफ में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट है, ये भी आपका फॉलोइंग फॉल क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइंग एजम्पशन, ये कुछ आपका एजम्पशन बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सुटेबल टाइटल, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द मोस्ट प्लॉजिबल सॉल्यूशंस एज अ कोपिंग अप मैकेनिज्म फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग, बिना ऑप्शंस को पढ़े सिर्फ क्वेश्चंस की हेडिंग पढ़ के ही इतना समझ आ गया है कि हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है वो कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर है एंड उनके ऊपर स्ट्रेस के ऊपर कुछ डिस्कशन हो रही है। राइट, अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चंस देख के एक ओवरव्यू मिल चुका है और थोड़ा सा हमने ये भी देख लिया कि क्वेश्चंस डिमांड क्या कर रहे हैं। तो चलिए पैराग्राफ देखते हैं अपना। ओके, सो ये जो आपको दे रहा है यहाँ पे, उसने बोला सबसे पहले तो ओके, हाँ जी, स्टूडेंट्स डिसाइड टू अटेंड कॉलेज फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, काफी रीजंस है जो वो कॉलेज अटेंड करते हैं। उनके रीजंस क्या हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, टाइम फॉर सेल्फ डिस्कवरी, नॉर्म्स, ऑब्लिगेशन, सोशल अपॉर्चुनिटीज। तो ये तो आप समझते हैं कि जो आपकी कॉलेज लाइफ होती है वो एक स्कूल लाइफ और आपकी जो आगे की जो आप करियर अपना डेवलप करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज जो भी आप जिसमें भी एंटर करेंगे, उसके बीच का पोर्शन होता है। तो आपकी एक ट्रांजिशन होती है कॉलेज लाइफ में। ठीक है, तो आप मेच्योर्ड होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस होती है, आपके ऊपर करियर अपॉर्चुनिटीज का जो है मतलब वो प्रेशर होता है, अपने करियर का प्रेशर होता है। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ काफी डिफरेंट है स्कूल लाइफ से। ठीक है, आपका एडल्टहुड जो है वो कॉलेज लाइफ में होता है। तो वो ये चीजें कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, बट उनको एक फीलिंग होती है कि हाँ हम बड़े हो गए हैं। ठीक है, एंड साथ साथ उनके ऊपर कि हमें अब जो है मतलब पहले तो आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते थे और अब आपको होता है कि अब हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो कई स्टूडेंट्स तो कॉलेज टाइम पे ही पार्ट टाइम जॉब्स करके दे स्टार्ट अर्निंग। राइट, तो ये थोड़ा सा उस सिनेरियो की बात हो रही है। आउटसाइड डिमांड्स इन सोसाइटी सच एज टेक्नोलॉजी चेंजेस। ठीक है, बहुत चीजें, सिर्फ आप स्टडीज नहीं करते हैं,
कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ स्टडी नहीं करते, आप आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, आप चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडाप्ट करते हैं। इंक्रीज्ड एजुकेशनल डिमांड्स ऑल्सो ड्राइव द नीड फॉर मोर स्टूडेंट्स टू अटेंड कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे नीड्स हैं जिस वजह से आपको कॉलेज जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स देन स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ट्राइंग टू डिस्कवर अ पाथ एंड फाइंड देयर वेज सो दे कैन बिकम सक्सेसफुल। और कॉलेज लाइफ के बाद, आपके कॉलेज ड्यूरेशन के बाद ही आप अपना एक पाथ डेवलप करेंगे और आप चूज करेंगे कि हमें आगे करियर में क्या करना है, और उस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वहीं पे आप एक डिसीजन लेते हैं कि हमें अब किस फील्ड में एंटर करना है और कहाँ पे सेटल होना है, राइट। ट्रांजिशन टू कॉलेज प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद मैनी न्यू चैलेंजेस, और भी कई चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं, और वो क्या है? एकेडमिक डिमांड्स। ठीक है, एकेडमिक डिमांड्स तो होती है, आपको वहाँ पे आपको असाइनमेंट्स हैं, आपकी ट्रेनिंग है, वो सारी डिमांड्स होती है। लेस टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, राइट, करेक्ट, क्योंकि आप जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, नेचुरल है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम आपका जो स्पेंड करना होता है वो कम हो जाता है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, रूममेट्स के साथ, हॉस्टल में रूममेट्स के साथ आपको अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं। ठीक है, रोमांटिक इंटरेस्ट भी ज़्यादातर आप मतलब कॉलेज लाइफ में ही एक्सपीरियंस करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है क्योंकि आपको होता है कि नहीं, अब हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, खुद अपनी फीस भरनी है, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस खुद अर्न करने हैं, राइट। कंपेटिटिव एकेडमिक वर्क एंड अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, एंड प्रोफेशनल करियर, ये भी सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। कंपटीशन बहुत है एकेडमिक एनवायरनमेंट में, राइट। ठीक है, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, कहाँ जॉब लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, किस सेक्टर में लगेगी, ये सारा स्ट्रेस जो है वो आपको कॉलेज लाइफ में मिलता है। ट्रांजिशन टू कॉलेज रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस characterized by change, ambiguity and adjustment across all of life's domains, right? ट्रांजिशन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, इस टाइम आप अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करने लग जाते हैं, आपको लगता है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, आप सेल्फ डिपेंडेंट, ये ट्रेड्स आपके अंदर आने लग जाते हैं, हैज बीन करेक्टराइज्ड। और यही चीजें स्ट्रेस लेके आते हैं, यही जो आपके ट्रेड्स है यही स्ट्रेस बिल्ड करते हैं, एंजाइटी प्रोवोकिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप कई बार आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे मतलब आपके बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि हमें खुद अर्न करना है, बट कई बार आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, तो आप डिपेंड नहीं करना चाहते किसी पे, और अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही है, उन चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपको स्टडीज भी करनी है, आपको कॉलेज भी अटेंड करना है, वो स्ट्रेस कॉज कर रहा है। ठीक है, तो फेलियर टू अकम्प्लिश and develop these characteristics of development and maintain independence may result in life dissatisfaction, right? कि ये चीजें कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको डिससेटिस्फैक्शन होती है। emerging adulthood has also been noted to augment college students vulnerability to stress. Many students experience their first symptoms of depression and anxiety during this time, right? इसी टाइम पे ज्यादातर आप डिप्रेशन और एंजाइटी को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। क्लियर? ओके, तो आगे उसने बोला, बट अ ग्रोइंग प्रॉब्लम इज दैट कॉलेज कैंपसेस डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू हेल्प ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स। कॉलेज में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इन चीज़ों में हेल्प मिल सके। और ये भी नोट किया गया है कि 75 to 80% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो मॉडरेटली स्ट्रेस्ड है एंड 10% to 12% आर सिवियरली स्ट्रेस्ड है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जो आपके जो इमोशनल ट्रेट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है या उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता है। कोई ज़्यादा स्ट्रेस में है, कोई कम स्ट्रेस में, और कोई चिल्ड आउट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेस में होगा, डिप्रेशन में होगा, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। तो ये हमारा पैराग्राफ था, राइट। तो इसको आगे अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस? Okay, 106. What according to you is the objective of the study of the present paragraph? हाँ जी, ये बताइए। वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रेजेंट पैराग्राफ क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए अब आपने ना ऑप्शंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, बेस्ट अप्रोच रहती है ऑप्शंस को मिनिमाइज करने की, राइट। तो चलिए सबसे पहले ए ऑप्शन आप देख सकते हैं, टू मैप द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रेशर पॉइंट्स ऑफ एडल्टहुड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, राइट। सेकेंड कह रहे हैं कि टू नरेट द एंटी फैमिली एजेंडा इन द करंट एजुकेशन सिस्टम।
थर्ड में कह रहा है टू पिन पॉइंट द ऑब्स्टेकल्स टारगेटेड अगेंस्ट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ABC में से एक भी गलत हो गया ना तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो अब आप एक देखिए एंटी फैमिली एजेंडा, इस रिगार्ड में तो कोई बात ही नहीं हुई, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव वैसे ही गलत हो गया। अब बचा ए और सी। अब सी में भी देखिए पिन पॉइंट द ऑब्स्टैकल्स टारगेटेड अगेंस्ट मेरिटोरियस, देखो यहाँ पे आपकी ज्यादा वो स्कोर डिफरेंस की बात पे इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, एकेडमिक प्रेशर तो है नो डाउट, बट वो ये नहीं कह रहा कि ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में स्ट्रेस हो रहा है, सिर्फ वो रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रांजिशन है वहां पे आप क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं, सोसाइटल रीजंस हैं, ठीक है, आपका सेल्फ डिपेंडेंसी, ये बहुत फैक्टर्स हैं जो आपको स्ट्रेस देंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो भी आपका क्या हो गया, गलत। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, which of the following fall closest to the underlying assumption in the present study, right। प्रेजेंट स्टडी की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट है टू द अंडरलाइंग assumption, राइट। ए कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, राइट। अगला कह रहा है कि स्टूडेंट्स लीन टूवर्ड्स अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू ट्राई टू लोअर द स्ट्रेस दैट दे एक्सपीरियंस, कि स्टूडेंट्स जो है वो अनहेल्दी कोपिंग स्किल्स की तरफ लीन करते हैं, तो ये तो इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि रोमांटिक इंटरेस्ट इज एन एंटीडोट फॉर स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स इन द कॉलेजेस। देखो वो इस चीज को स्ट्रेस कह रहा है, एंटीडोट वैसे भी नहीं कह रहा, और वैसे भी इस चीज के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है, तो बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। ओके, डी कह रहे स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव फॉर ईच स्टूडेंट। देखो जो लास्ट में आपको मैंने बोला था कि इतने परसेंट बच्चे जो है वो सिवियरली डिप्रेस्ड है, इतने परसेंट बच्चे जो है वो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है, तो उससे हमें क्या पता लगा था कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है टाइप ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स जो है वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है किससे, विद सिम्टम्स ऑफ, ये रॉन्ग, नेगेटिवली एसोसिएट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपकी ए ऑप्शन जो है वो भी मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रही, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैराग्राफ फ्रॉम अमंग द गिवन टाइटल्स। आपको टाइटल्स गिवन है, आपको इसमें से सुटेबल पैराग्राफ सजेस्ट करना, मतलब सुटेबल टाइटल आपको चूज आउट करना है, इनमें से कौन सा होगा। सो हाँ जी, ए ऑप्शन में कह रहे हैं ट्रियम्फ एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन मिनिमाइज करने वाले मेथड से हमें बेनिफिट क्या होता है, ये बेनिफिट है मेजर कि हमें वहां पे ना बेस्ट ऑप्शन चूज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। और कई बार हम कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कंफ्यूजन हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपके 4 में से 3 ऑप्शंस मिनिमाइज हो रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन को लेके इवन इफ कि आप श्योर नहीं है बट ऑप्शन ही वही बच रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। सो ए ऑप्शन में उसने आपको बोला कि ट्रियम्फ एंड टर्बुलेंस ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, करेक्ट, ये टाइटल पॉसिबल है। नेक्स्ट कह रहे हैं नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ कॉलेज एजुकेशन सिस्टम, देखो एजुकेशन सिस्टम को नेगेटिव लाइट में उसने नहीं डाला, राइट। अगला कह रहे हैं नेग्लिजेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय पेरेंट्स, अगेन पेरेंट्स को भी उन्होंने नेगेटिव लाइट में नहीं डाला। और डी में कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इतनी बात नहीं हुई, राइट। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन ये तीनों गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा जो पॉसिबल है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स द मोस्ट प्लॉजिबल सॉल्यूशंस एज अ कोपिंग अप मैकेनिज्म फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कोपिंग अप मैकेनिज्म के ऊपर कह रहा है कि बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा। तो फर्स्ट आपको कह रहा है कि इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स शुड अप्रोच काउंसलर्स फॉर कोपिंग अप विद स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम इस ऑप्शन को एक बार ऑन होल्ड छोड़ेंगे। सेकंड में कह रहे हैं कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, कॉलेज मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस कोर्स करिकुलम एंड पीर प्रेशर।
देखो, हाँ, कॉलेज शुड टेक सम स्टेप्स, ये हमें पैराग्राफ में दिया हुआ था कि कॉलेज को कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है, बट यहाँ उन्होंने ऑब्जेक्ट क्या बोला कि टू रिड्यूस कोर्स करिकुलम एंड पीर प्रेशर, तो ये गलत है। जो ऑब्जेक्ट है ना कॉलेज का वो गलत है, राइट। सी में कह रहे हैं कि कॉलेज अथॉरिटीज शेल प्रोवाइड असेस टू काउंसलिंग एंड एवरी स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस मस्ट एंगेज इन सम फॉर्म ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म टू एलिविएट स्ट्रेस। ठीक है, ये काफी स्ट्रांग है ऑप्शन, क्योंकि उसने बोला कि ये चीज उन्होंने पैराग्राफ में भी बोली थी कि कॉलेज जो है दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज उनके डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए, या उनकी एंजाइटी को, या उनके स्ट्रेस को। तो सी ऑप्शन भी काफी स्ट्रांग है। डी में कह रहे हैं स्टूडेंट्स मस्ट लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये इतना लॉजिकल नहीं है। तो ए और सी में से अगर आप देखो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो दिस इज द टेक्निक इनको सॉल्व करने की कि मिनिमाइज करके अगर दो ऑप्शन बचे होंगे सो यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, उनमें से आपको जो ऑप्शन ज्यादा स्ट्रांग लगेगा वो चूज होगा। कभी भी इस तरह के जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एक एक्यूरेट आंसर चूज आउट करने के ऑब्जेक्ट से आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। एक्यूरेट आंसर आपको चूज आउट करने का वो नहीं रखना, आपने ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगेगा वो चूज आउट करना है, राइट। आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्टिव। नाउ उसके लिए तो आपको पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू आउट द यूजफुल रिकमेंडेशंस फॉर सिचुएशंस लाइक पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के ऊपर कोई बात हो रही है, और वैसे भी आपको स्टार्टिंग में कोविड-19 दिख ही गया था, तो मतलब हमें इतना समझ आ रहा है कि ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपका थोड़ा इस कोविड-19 पैंडेमिक पे बेस्ड है, राइट। एंड इसके अलावा देखो, ये ऐसे से क्वेश्चंस जो है ना वो पेपर में छोड़ने वाले नहीं होते जिसकी आपको नॉलेज ज्यादा है। ऑल्दो डिपेंड तो आपको करना पड़ेगा आपके पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के ऊपर, नो डाउट, ठीक है। आपके पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, बट स्टिल आप जब इस डिटेल को या उस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं उस टाइम पे आप उसको ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में आपने सर्वाइव किया है, तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो कभी भी आप जब मतलब कॉम्प्रिहेंशन में कोई ऐसा सा पैराग्राफ अगर आपका ध्यान जाए ना कि हाँ थोड़ा ये रियलिस्टिक है, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, या फिर आप कह सकते हो कोई करंट सिनारियो पे बेस्ड है जिसकी आपको बहुत नॉलेज है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करिए कि आप पहले सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ मोस्टली वही रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है ज्यादा, है ना। और वैसे भी अब हमें आइडिया तो मिल ही गया है कि कोविड-19 के ऊपर है, तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन ही चेकआउट करते हैं। बस एक ओवरव्यू चाहिए होता है हमें कि टॉपिक जो है, मतलब जो हमें पैराग्राफ गिवन है वो किस टॉपिक पे है, जस्ट एक ओवरव्यू चाहिए। तो चलिए, आपको यहाँ पे उसने बोला अंडर द कोविड-19 आउटब्रेक यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, पहले तो इस चीज पे हाईलाइट करिए। ओके, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स की बात हो रही है अराउंड द वर्ल्ड, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसने बोला कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया था फेस टू फेस क्लासेस, यानी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी टू प्रिवेंट द रैपिड स्प्रेड ऑफ द वायरस अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो इमीडिएट था, मतलब ये अनप्लान्ड हुआ था, ठीक है। मतलब आपने, होता है ना कि आप पूरा प्लान करेंगे हम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मूव करेंगे, ये ऐसा नहीं हुआ था, ये नीड ऑफ आर था कि आपको एकदम से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी थी और कोई भी उस चीज के लिए रेडी नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट आपको कह रहा है कि दिस सडन डिसरप्शन टू फेस एजुकेशन रीशेप्ड pedagogical practices and led to the rapid adoption of online teaching among universities. So आप फोर्स्ड थे, आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए, मतलब उस चीज को अडाप्ट करने के लिए आप फोर्स्ड थे, चाहे आप कंफर्टेबल है या नहीं है। आगे सब्सिक्वेंटली academic working at universities at the front line of those changes faced enormous levels of pressure and disturbance to their professional roles and practices. Now मेनली वो ये कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन में टर्न हुए, ऑफिस आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे पूरा आपका जो मतलब जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो सारा जो था अनडिफाइंड था,
और आपको मतलब एकदम से प्रेशर आ गया था कि आपको उस ऑनलाइन टीचिंग के हिसाब से आपको टीचर्स को गाइड करना है कि वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब टीचर्स की कनेक्टिविटी इश्यूज थे वहाँ पे, जहाँ पे टीचर्स जहाँ पे उनका घर है, जहाँ पे उनका रेजिडेंस है, वहाँ पे इंटरनेट इशू है नहीं है, वो फैक्टर। अच्छा, टीचर जो है वो कंप्यूटर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो फैक्टर। तो बहुत फैक्टर्स थे, बट ऑप्शन नहीं था, राइट। उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था। दिक्कत आ रही है, बट आपको वो सब करना पड़ा। तो for those without sufficient knowledge or experience for effective online teaching, this sudden transition was particularly challenging. Same thing, in normal circumstances, designing an online course follows a systematic instructional design. देखो, नॉर्मली अगर आप ऑफलाइन टू ऑनलाइन मूव करते हैं तो एक आपको पूरा एक सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन डेवलप करना पड़ता है, बट क्योंकि इस सिनेरियो में वो चीज का टाइम ही नहीं था, तो सब कुछ बहुत इमीडिएटली हुआ, राइट, with careful consideration of the unique characteristics of the target learner groups and the chosen instructional medium. During the rapid adoption of online teaching in response to COVID-19, however, systematic instructional design procedures and team-based support for course development and preparation were totally unavailable. तो ये चीज तो आपकी थी ही नहीं अवेलेबल, राइट। इंस्टेड इंडिविजुअल एकेडमिक्स वर गिवन द चैलेंज alone to teach online with a limited level of support and guidance. Again, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी है फ्रॉम देयर स्कूल और यूनिवर्सिटी। द टास्क वाज इवन मोर डिफिकल्ट इन द सिचुएशन वेयर दे वर रिमोटली वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। जो रिमोट एरियाज में टीचर्स थे, मतलब ठीक है स्कूल आके तो हो जाता था मैनेज, बट जो रिमोट एरियाज में थे और उनको घर से क्लासेस लेनी थी, तो उन्होंने और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। तो okay, first question, the objective behind the information furnished in this passages. First में कह रहे to examine the experiences faced by the teachers because of the sudden transition from offline to online mode of teaching. ठीक है, तो ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है काफी स्ट्रांग है, बट हम देखेंगे कई बार हो सकता है इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हमें ऑप्शन मिले। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, नहीं, इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है। हम यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि उस सिनेरियो में वी वर फोर्स्ड टू अडैप्ट ऑनलाइन टीचिंग। सी में कह रहा है टू रिवील द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, ये वन ऑफ द साइड इफेक्ट है। तो हम ये जो पॉइंट कह रहे हैं ना साइड इफेक्ट्स, ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसका एक जो सिंगल साइड इफेक्ट था ऑनलाइन टीचिंग वाला जो रहा है, मतलब वो उसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव गलत है, राइट। डी में कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड द नीड टू बी एबल टू कोप अप विद द क्राइसिस लाइक सिचुएशंस इवन इन द एजुकेशनल सेक्टर। वो कह रहे हैं कि हमें इस नीड को अंडरस्टैंड करना है कि हम कोप अप कर सके विद द क्राइसिस। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि दे वर ट्राइंग टू कोप अप, बट इट वॉज डिफिकल्ट, उनके लिए चैलेंजिंग था। बट ऐसा नहीं है कि वो कोप अप नहीं कर रहे थे या कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, बट सिर्फ ये हाईलाइट हो रहा है कि उनके लिए वो सब सिनारियो जो आया, वो सब एनवायरनमेंट जो एकदम से इमीडिएट आया, वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बेस्ड ऑन द आइडियाज presented in the paragraph, it will not be possible to draw out useful recommendations for situations like the pandemic unless, तो वो कह रहे हैं कि जो आइडियाज आपको प्रेजेंट किए गए हैं पैराग्राफ में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा टू ड्रॉ आउट द यूजफुल रिकमेंडेशंस फॉर सिचुएशंस लाइक द पेंडेमिक, ठीक है। तो कुछ जो रिकमेंडेशंस है वो हम नहीं मतलब कर सकते अनलेस, पहला, द फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी एजुकेशन बाय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स आर एग्जामिन्ड। देखो, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस नहीं था, सिर्फ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस था, तो ए ऑप्शन गलत है। नॉलेज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी इन द स्कूल और यूनिवर्सिटीज इज क्रूशियल, अगेन ये भी गलत है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चरल अवेलेबिलिटी, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एम्फेसिस है ही नहीं है पैराग्राफ में, ओके। तो फैकल्टी, हाँ जी, द फैकल्टी इज गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग and experience in providing online education is taken into consideration.
कि उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। और फोर्थ में कह रहा है कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स इज डन। तो अब क्वेश्चन मेनली आपको क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो आइडियाज आपको पैराग्राफ में प्रेजेंट किए हैं, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ आउट यूजफुल रिकमेंडेशंस फॉर सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक, ठीक है, इट विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, अनलेस कुछ इनमें से कोई एक चीज हो। तो सी और डी में से बेटर ऑप्शन क्या है? अब सी वाला कह रहे हैं कि फैकल्टी जो है अगर उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता, ठीक है, बट ऑल्दो वो पॉसिबल नहीं था, बट बाय डिफॉल्ट अगर होता तो फिर ये चीज हमें फेस ना करनी पड़ती। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। Okay, next question. What can be most conveniently inferred from the given paragraph? हाँ जी, whether online or face-to-face university teaching activity is a genuinely complex task that involves मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटी सिस्टम, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्टिविटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें कि पूरा एक आपको सिस्टमैटिक एक्टिविटी का आपको पूरा वो चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, वैसे तो इन्होंने ऑनलाइन पे ज्यादा स्ट्रेस दी है, बट इस ऑप्शन को हम एक बार ऑन होल्ड रख सकते हैं। बी में कह रहे हैं इट हैज बीन मोर चैलेंजिंग फॉर बोथ इंडिविजुअल एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू क्विकली adopt to online teaching during the COVID-19 पेंडेमिक। तो देखिए वो बहुत चैलेंजिंग था इंडिविजुअल एकेडमिक्स के लिए भी और इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, ठीक है। तो थर्ड में उसने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी सिस्टम्स क्रिएटेड अ फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस टीचिंग एक्टिविटी सिस्टम, कि जो ऑब्जेक्ट था ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी सिस्टम का वो कॉन्ट्राडिक्शन में था विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस टीचिंग एक्टिविटी सिस्टम। और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो देखो ए बी सी ऑप्शन एज सच आपको यहाँ पे गलत नहीं लग रहा है ना, बट अगर आप थोड़ा सा डीप जाके देख रहे हैं, मतलब इसमें अगर आप ए ऑप्शन देखें कि ऑनलाइन और फेस टू फेस में हमने जो पॉइंट थोड़ा सा कैच किया वो ये था कि ऑनलाइन के ऊपर तो ठीक है, बट फेस टू फेस जो है ऑल्दो उसमें भी चाहिए, है ना, सिस्टम आपको पूरा एक इंटरलिंक्ड एक्टिविटी सिस्टम वहां भी चाहिए आपको। देन बी ऑप्शन इट हैज बीन मोर चैलेंजिंग फॉर बोथ इंडिविजुअल एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू क्विकली अडॉप्ट टू ऑनलाइन टीचिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। ग्रेट, ये भी है, ठीक है, चैलेंजिंग वर्ड उसने काफी यूज किया है। सी ऑप्शन जो है वो भी आपका जो है, क्योंकि इन्फर्ड बोला है, इन्फर्ड इज समथिंग बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन। इन्फर्ड मतलब आपके जो कॉम्प्रीहेंशन में है तो उससे आप क्या क्या इन्फर कर रहे हैं, मतलब इट इज समथिंग जो शायद कॉम्प्रीहेंशन में मेंशन भी ना हो, बट आप ये चीज उससे इन्फर कर सकते हैं, राइट। तो आंसर इसका होगा ऑल द अबव। ओके, next question. What suitable policy decision should be devised by the administrators of the schools and the universities in the light of the facts presented in the paragraph? तो एक suitable policy decision क्या था जो हमें डिवाइस किया जाना चाहिए था, ठीक है, by the administrators of the school या universities के इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स जो कि आपको पैराग्राफ में गिवन है। नाउ फर्स्ट में कह रहे हैं कि देयर मस्ट बी एन इनसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एंड नीड टू वर्क फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स during such extraordinary times, and there is greater need to create a teacher community and foster collaborative teaching relationships among the members even if it takes time। तो ठीक है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। पॉलिसी डिसीजन वो कह रहा है कि हमें अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ की एक सूटेबल पॉलिसी डिसीजन क्या डिवाइस करना चाहिए, तो फर्स्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो सेकंड में कह रहे हैं कि फैकल्टी मेंबर्स मस्ट बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द लास्टिंग चेंजेस ब्रॉट अबाउट टू देयर रोल्स एंड आइडेंटिटीज इन टीचिंग, ठीक है। ओके, तो रोल और आइडेंटिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं है, तो बी ऑप्शन तो गलत होगा। सी में कह रहे हैं इट इज टाइम टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिविजुअल एकेडमिक्स एंड द चेंजेस क्रिएटेड बाय दोस एकेडमिक्स। वो कह रहे हैं कि टाइम है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मतलब डेवलप करें ऑफ द चैलेंजेस जो आप एक्सपीरियंस करते हैं इंडिविजुअल एकेडमिक्स में एंड चेंजेस क्रिएटेड बाय दोस एकेडमिक्स। देखो यहाँ पे भी कोई आपकी पैराग्राफ में से रेफरेंस नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला तो बिल्कुल ही गलत है,
इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ये प्रॉब्लम रिलेट ही नहीं हो रही है। यहाँ मेन फोकस है मोड ऑफ टीचिंग के ऊपर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई लाइट ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कोविड-19 में ये मेंशन किया जा रहा है कि आपका स्कूल में मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन बंद करने के लिए, राइट। तो ऑनलाइन टीचिंग जो है वो आपने अपने होम से, अपनी प्लेसेस से, अपनी लोकेशन से प्रोवाइड करी है, तो उसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। तो बस फिर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Okay. Which of the following points most closely supports the fact that the present education system lacks the structure to sustain effective teaching during and after the periods of lockdown? Right. तो ओके, सो उसने बोला कि इनमें से जो आपको नीचे ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा क्लोजली सपोर्ट करता है इस फैक्ट को कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो लैक करता है, उसमें कमी है। किस चीज की कमी है? स्ट्रक्चर टू सस्टेन इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीरियड्स ऑफ लॉकडाउन। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि देर आर इनएडिक्वेट एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स। तो देखो इस रिगार्डिंग इतनी बात हमें नहीं मतलब पैराग्राफ में मिली है। शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन वॉज फेस्ड विद रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पे हाईलाइट देखो, रेजिस्टेंस नहीं थी, सिर्फ वो उनके लिए चैलेंजिंग था। वो ट्राई कर रहे थे बट उनको डिफिकल्टी हो रही थी। रेजिस्टेंस होता है जब एक पर्सन विलिंग ही नहीं है, और वहां पे उनके पास ऑप्शन नहीं था, ऑनलाइन टीचिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। तो उन्होंने रेजिस्टेंस शो नहीं करी है, बट उनके लिए सिर्फ ये फैक्ट है कि वो चैलेंजिंग रहा है। तो बी ऑप्शन इस रीजन से गलत है। सी ऑप्शन, एकेडमिक्स लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रोल्स एंड आइडेंटिटीज हैव बीन कंप्लीटली ऑल्टर्ड बाय द पेंडेमिक, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और डी में कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू ऑफलाइन एग्जामिनेशन मोड। देखो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, मतलब ये एज एन ओपिनियन अगर आप देखो तो ठीक है, मतलब एज एन ओपिनियन आप इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हो, बट इसकी रिगार्डिंग, इसके रेफरेंस में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्लियर? तो आंसर इसका एक ही बचता है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, फर्स्ट एक सिंगल लाइन जो होती है ना आपकी पैराग्राफ की, उससे भी थोड़ा एक आइडिया तो मिल ही जाता है। अब जैसे कि पहले वाले में आपको कोविड-19 हाईलाइटेड था, तो आपको एक अंदाजा हो गया कि चलो इसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर यहाँ पे अब बात होगी। तो पहले जरा क्वेश्चंस में देख लेते हैं डिमांड क्या है। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग भी वो किस बारे में बात कर रहा है। तो 116 क्वेश्चन में उसने बोला, as per the passage, which of the following is a challenge for implementation of the post 2020 global biodiversity framework? ठीक है, तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा चैलेंज है कि आपको पोस्ट 2020 जो एक फ्रेमवर्क बना है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डू सम रिसर्चर्स एडवोकेट दैट वन बायोडाइवर्सिटी टारगेट बी प्रायोरिटाइज्ड। तो मतलब यहाँ पे एक तरह से हमें समझ आ रहा है कि कुछ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई प्लान निकला है, कोई फ्रेमवर्क निकला है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिबेट हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑथर का ओपिनियन, सेंट्रल थीम, ये सारी चीजें तो हम चलो पैराग्राफ पढ़ के ही हम रिलेट कर सकते हैं, बट एक आइडिया मिल गया कि हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है अबाउट बायोडाइवर्सिटी, और एक फ्रेमवर्क है 2020 फ्रेमवर्क, उसके पोस्ट या प्री थोड़ा सा हमें चेकआउट करना है कि किस तरह से चेंज आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, now biodiversity is being lost at a rate not seen since the last mass extinction। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपकी लॉस हुई है ऐसे रेट पे जो एक तरह से अनअकाउंटेड है। बट जो यूएन है, बट द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ओल्ड प्लान टू स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम बाय 2020 हैज फेल्ड। यूएन का एक प्लान था कि वो थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, ठीक है, इनका जो लॉस है वो रेट को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। और जो 2020 तक का जो इन्होंने टारगेट सोचा था कि हम ये अचीव करेंगे, वो अचीव नहीं कर पाए हैं, वो फेल हो गए। मोस्ट ऑफ द प्लान्स
2020 targets known as the IKI biodiversity targets have not been met. ठीक है, are part of an international agreement called the UN Convention on Biological Diversity and member states are now finalizing replacements for them, currently referred to as the post 2020 global biodiversity framework. अब currently हम उसको किस नाम से जानते हैं? ओके, करंटली अब हम उसको जानते हैं पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से. इट्स ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 2021. कि एक तरह से कह रहा है कि 2020 से पहले वाला जो प्लान था वो तो फेल हो गया. अब 2020 के बाद अब उन्होंने एक नया प्लान जो है वो ड्राफ्ट किया है, मतलब पब्लिश किया है. ठीक है, कब? जुलाई 2021 में. इट्स एम It aims to slow down the rate of biodiversity loss by 2030. ठीक है, जो रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो खत्म करने को तो नहीं कह रहा है, पर जिस रेट पे लॉस हो रहा है उस रेट को वो स्लो डाउन करने की बात कर रहा है. तो ये जो आपका पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसमें इन्होंने क्या प्लान किया है कि 2030 तक जो रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाए. राइट, उसके बाद एंड बाय 2030 तक तो वो ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड बाय 2050 बायोडाइवर्सिटी विल बी वैल्यूड, कंजर्व्ड, रिस्टोर्ड एंड वाइजली यूज्ड. कि बायोडाइवर्सिटी मतलब वो सोच रहे कि 2030 तक अगर हम रेट ऑफ लॉस जो है वो थोड़ा कम कर देंगे तो 2050 तक हम उसको फर्दर वैल्यू कर सकेंगे, कंजर्व कर सकेंगे, रिस्टोर कर सकेंगे, वाइजली यूज कर सकेंगे और मेंटेन कर पाएंगे ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people. तो GBF is a comprehensive plan. ये जो GBF है ये comprehensive plan है, but success will require systematic change across public policy. अब ये थोड़ा सा इसके ऊपर ना ज्यादा स्ट्रेस है क्वेश्चंस में, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो सक्सेस है वो एक सिस्टमैटिक चेंज है. मतलब ये जो आपका ये पूरा प्लान है ये एक सिस्टम से चलेगा. ठीक है, और वो एक सिस्टमैटिक चेंज लाएगा अक्रॉस पब्लिक पॉलिसी. तो ये चीज आपकी स्ट्रेंथ भी और वीकनेस भी है. ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि सिस्टमैटिक चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड. अगर हम एक सिस्टम में कि ये किया फिर ये किया फिर ये किया, अगर सिस्टमैटिक चेंज जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है, इट विल लीड टू रियल चेंज, बट ओनली इफ सिस्टमैटिक चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड. बट इफ इट कैन नॉट तो देयर नो प्लान बी. तो ये सिस्टमैटिक चेंज के ऊपर बात हो रही है कि सिस्टमैटिक चेंज जो है ना वो सबसे बड़ा एक आपको मतलब एक फैक्टर है कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत बढ़िया. पर अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुआ, मतलब मिडवे अगर आप उस चीज को अच्छे से कंप्लीट ना कर पाए तो आपका पिछला भी एफर्ट वेस्ट है और आगे भी आपका ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा. आगे उसने बोला कि दिस हैज लेड सम रिसर्चर्स टू आर्ग्यू दैट वन टारगेट और नंबर शुड बी प्रायोरिटाइज्ड. अब देखो उन्होंने सिंपल प्लान बनाया कि 2030 तक हमने रेट डाउन करना है और 2050 तक वी विल स्टार्ट कंजर्विंग एंड ये सब. ठीक है, तो अब लोग कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक टारगेट या नंबर तो दो. ठीक है, और एक क्लियर वे में बताओ, डिफाइंड इन अ क्लियर वे टू द पब्लिक एंड टू पॉलिसी मेकर्स. ठीक है, इट वुड बी बायोडाइवर्सिटी इक्विवेलेंट ऑफ द 2 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट टारगेट. तो ये इसमें बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात हो रही थी. तो चलिए क्वेश्चन देखिए. हाँ जी, अब थोड़ा सा आप भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, 116 क्वेश्चन नंबर 116. As per the passage, which of the following is a challenge for implementation of the post 2020 global biodiversity framework? Okay, तो एज पर द पैसेज आपको जर्नली नहीं सोचना, अकॉर्डिंग टू पैसेज पूछ रहा है कि इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से क्या है चैलेंज, किस चीज के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट 2020 GBF. तो आप देखो पहला कह रहा है कि अनफुलफिलमेंट ऑफ द प्री 2020. देखो हाँ, फुलफिल नहीं हुआ प्री 2020, बट ये चैलेंज है ऐसा कहीं हमें पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. बी में कह रहे क्लैरिटी ऑफ एक्शन प्लान फॉर द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ये भी हमने लास्ट में पढ़ा कि एक क्लैरिटी नहीं है. थर्ड में कह रहे थ्रेट ऑफ मास एक्सटिंक्शन, इस बारे में भी कोई बात नहीं हो रही. ठीक है, फेलियर ऑफ प्लान टू सेव इकोसिस्टम, ये भी गलत है. तो मतलब बी के रिगार्डिंग हमें कॉम्प्रिहेंशन में इंफॉर्मेशन मिली है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. राइट, आगे बढ़ेंगे.
ओके 117. According to the passage, why do some researchers advocate that one biodiversity target be prioritized? कि एक बायोडाइवर्सिटी टारगेट को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए. ठीक है, पहला कह रहा है कि सिस्टमैटिक पॉलिसी चेंज इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. चलो ठीक है, ये उसने बोला है. फिर पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज कॉम्प्रीहेंसिव, ये भी बोला है. ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस क्लाइमेट टारगेट नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड. देखो ये तो नहीं, मतलब ये इतना मेजर पॉइंट नहीं था. बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी वैल्यूड, कंजर्व्ड, रीस्टोर्ड एंड वाइजली यूज्ड, ये उसने 2050 के एक्शन प्लान में बोला था. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्या व्हाई डू सम रिसर्चर्स फील, कुछ रिसर्चर्स को ऐसा क्यों लगता है कि एक बायोडाइवर्सिटी टारगेट को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए. उसका रीजन है पहला ऑप्शन, systematic policy change is difficult to implement. right? okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118. Okay, which of the following is the correct expression of the author's opinion as stated in passage? कि करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है इसमें से ऑथर के ओपिनियन का जो कि पैसेज में आपको गिवन है. पहला कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोस्ट 2020 जीबीएफ अलाउज नो मिडल ग्राउंड फॉर सक्सेस और फेलियर. करेक्ट, ये पॉइंट है. ठीक है, कि एक मिडल ग्राउंड मतलब एक टारगेट, एक नंबर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आप बोल सको कि ये सक्सेस है कि फेलियर है. तो बहुत ही अनक्लियर सा है वो जीबीएफ. बी में कह रहा है इट इज हाई टाइम दैट कंट्रीज री इवेल्युएट द प्रोग्रेस इन अचीविंग बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स. देखो ये इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई. सी में कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर क्लाइमेट चेंज एज एट द ग्लोबल लेवल, तो ये भी कोई बात नहीं हुई. और फिर पोस्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, देखो इसके बारे में फेवर में तो वैसे इतना बोला भी नहीं है, तो बस फिर आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द अबव पैसेज. आपको जो पैसेज गिवन है, ठीक है, उस पैसेज में सेंट्रल थीम क्या है. फर्स्ट, रीजन फॉर फेलियर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स एट ग्लोबल लेवल. देखो इस बारे में इतनी बात नहीं हुई. ठीक है, रीजन फॉर फेलियर के ऊपर इतनी बात ही नहीं हुई. इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी, ये भी इतनी आपके पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन नहीं है. फ्यूचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स एट ग्लोबल लेवल, ये सही है क्योंकि वो जो फ्यूचर है, एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के, हम उस फ्यूचर को लेके वरिड है. ठीक है, तो ये सेंट्रल थीम है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. और आगे डी ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यूएन के रोल के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज. इनमें से आप क्या मतलब इन्फर करते हैं. हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए. हाँ जी, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड. ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कह रहे हैं कि होलिस्टिक नेचर ऑफ द पोस्ट 2020 जीबीएफ इज अ बून, नहीं पता. इज अ बेन, नहीं पता. सो इट कैन बी अ बोन और अ बेन. नाउ ये सही है, मतलब ए और बी तो गलत है. और डी में कह रहे हैं ये 2% डिग्री के ऊपर तो इतना स्ट्रेस ही नहीं था, तो बस फिर आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी. अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कॉम्प्रीहेंशन के. अब नेक्स्ट जो है ना वो आपका पॉक्सो के ऊपर है, क्योंकि जैसे कि आपका क्लैट का पेपर है तो पॉक्सो के ऊपर एक कॉम्प्रीहेंशन उन्होंने डाल दिया. तो चलिए
देखिए एक बार, अब आप रीड करिए इसको। हाँ जी, पॉक्सो हमें हाईलाइटेड दिख चुका है, तो ये देखिए जरा। हाँ जी, आपकी रीडिंग के लिए मैं थोड़ा। हाँ जी, पॉक्सो में मेनली ये बात कर रहे हैं एज की, कि जो एज आपकी हुई है 16 to 18, तो उसके अगेंस्ट थोड़ा सा बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। An unintended and unjust consequence of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, ठीक है, is its widespread persecution of teenage lovers. This law raised the age of consent from 16 to 18. तो इसके ऊपर है कि while defining persons below 18 years as children, कि 18 से नीचे चिल्ड्रन होते हैं, पहले कहते थे 16 से नीचे, अब 18 से नीचे। Consequently, when two 16-year-old are romantically and sexually involved, but the girl's family does not approve the affair and files a police complaint, her consent has zero लीगल वैलिडिटी। तो मेनली वो ये कह रहा है कि इस एज को बढ़ाने का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली एडल्टहुड आपकी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 18 से पहले बच्चा है, 16 से पहले एक्सेप्टेबल बच्चा है, बट 18 से पहले आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर दो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व है, तो वहां पे गर्ल के पेरेंट्स जो है गर्ल पे प्रेशराइज करके, इवन आफ्टर की गर्ल का कंसेंट है, तो गर्ल के पेरेंट्स जो है वो गर्ल को प्रेशराइज करके ये कर लेते हैं कि हाँ, ये आपका जो है मतलब स्टैट्यूटरी रेप है, राइट। कंसेंशुअल रेप की बजाय वो स्टैट्यूटरी रेप हो जाएगा अगर एज जो है वो 18 हो गई और ये चीज आपकी 16-17 की एज में हो रही है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेनली, ठीक है, यही सब कुछ बोला हुआ है उसने कि बट द गर्ल्स फैमिली डज नॉट अप्रूव द अफेयर एंड फाइल अ पुलिस कंप्लेंट, हर कंसेंट हैज जीरो लीगल वैलिडिटी। उसका कंसेंट जो है, उसकी लीगल वैलिडिटी जो है वो जीरो है। And the consensual relationship morphs into a case of statutory rape. The Allahabad High Court has indicated how its conscience is concerned by such where POXO provisions being drawn by teenage lovers simply on the basis of family disapproval. तो कई बार होता है कि मतलब दो पर्सन आर रोमांटिकली इन्वॉल्व, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ, पर जब फैमिली बीच में आती है तो वो फैमिली कह देती है, तो मतलब जब फैमिली जो केस वगैरह होता है पुलिस केस, तो वहां पे फिर क्योंकि एज 17 है, तो वहां पे उनका कंसेंट की जो है लीगल आइडेंटिटी होती नहीं, क्योंकि 18 से अगर आपने एज बढ़ा दी है 18, तो फिर आप 17 वाले को ये कहोगे कि वो चाइल्ड है और बच्चे की लीगल आइडेंटिटी वो नहीं रेज कर रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से The High Courts of Delhi, Madras, and others have made similar observations in recent years and also pointed to amendments to the law that can help reduce its injustice. One suggestion that has gathered broad support is to push back both the cutoff for children and the age of consent to 16 years, कि एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 नहीं होनी चाहिए, वो 16 होनी चाहिए, करेक्ट। गिवन दैट द एनसीआरबी, ठीक है, डाटा शोज अराउंड हाफ ऑफ पॉक्सो केसेस फॉलिंग इन द 16-18 ईयर्स एज ग्रुप। देखो ये भी है, देखो 16 से बिलो तो बच्चा ही है, बट 16 to 18 वाली एज है ना, वो थोड़ी डिबेटेबल है कि आप उसको बच्चा बोलेंगे कि एडल्ट बोलेंगे, ठीक है। एंड जो ये पॉक्सो है, पॉक्सो मेनली क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो और ये जो पॉक्सो के जो केसेस होते हैं ना, मैक्सिमम 16 to 18 के स्लैब में ही होते हैं, ठीक है। तो हम अगर 16 to 18 के स्लैब में ही पॉक्सो के केसेस होते हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रन जो है, क्या वो 16 to 18 की एज जो है वो जस्टिफाइड है कि उनको हम चिल्ड्रन बोले, मतलब वो चीज थोड़ी डिबेटेबल है, ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला सच एन अमेंडमेंट इज ओवरड्यू मिनिमाइजिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ
consensual romances would also leave a logjam system with more space to pursue actual sexual assault cases. वो कह रहा है कि पॉक्सो जहाँ पे कंसेंशुअल सेक्स है उसको आप सिर्फ प्रोविजंस को ऊपर नीचे करके स्टैट्यूटरी रेप बना रहे हो, जबकि इन रियलिटी वो कंसेंशुअल है। तो उस वजह से जो एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट केसेस है वो डिले होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो हम मतलब फ्रेम कर रहे हैं एज स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है, वो चीज के चक्कर में जो एक्चुअल सेक्सुअल ऑफेंस है वो पोस्टपोन हो रहा है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि ब्रॉडर गोल हियर इज रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, their romantic and sexual autonomy needs greatly increased recognition in India. Now 121 में उसने आपको क्या बोला? ओके, सो 121st क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको कह रहे हैं मिनिमाइजिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ कंसेंशुअल रोमांसेस वुड आल्सो लीव अ लॉकजाम सिस्टम विद मोर स्पेस टू परस्यू एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। ये अभी मैंने काफी स्ट्रेस भी दिया था इस स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये मेनली क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स ओपिनियन। तो पहला कह रहा है कि देयर आर मैनी अनरिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड तो देखिए उसने नहीं बोला है ना, अनरिपोर्टेड तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्पीडी प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इज डिजायरेबल, ये सही है, मतलब यही बोल रहा है कि स्पीडी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। अच्छा आगे भी देख लेते हैं, कई बार और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मिल सकता है। कंसेंशुअल रोमांस इन सम केसेस कैन अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट, ये उसने नहीं बोला। कंसेंशुअल रोमांस कुछ और है, सेक्सुअल असॉल्ट कुछ और है, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट विद द रेफरेंस टू योर पैराग्राफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये भी उसने मतलब ऑल्दो आपका ओपिनियन हो बट वो सिर्फ एक ओपिनियन है, हमें इन द लाइट ऑफ पैराग्राफ बात करनी, इन द लाइट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बात करनी है। तो बस फिर बी ऑप्शन ही वैलिड है। वैसे तो हम बी को ही लेके श्योर थे बट चलो फिर भी ना कई बार कोई ऑप्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122। What has the author conveyed regarding the prosecution of statutory rape in India? अब statutory rape होता क्या, पहले तो शायद से ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया जब हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे थे। statutory rape होता रेप विद अ माइनर, ठीक है। तो मतलब कि वही मतलब कि जिसकी हाँ या ना लीगली बाउंड ही नहीं है, जो एक माइनर है उसकी हाँ या ना मतलब उसका कंसेंट जो है वो लीगली बाउंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये होता है स्टैट्यूटरी रेप। तो पहला कह रहा है आपको कि स्टैट्यूटरी रेप जो है वो डज नॉट वायलेट द रोमांटिक एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी ऑफ यंग एडल्ट्स, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि मस्ट बी मेट विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, इस बारे में बात नहीं हुई। मस्ट बी एबॉलिश्ड, इस बारे में भी बात नहीं हुई। विक्टोरियन मॉरलिटी, इस बारे में भी बात नहीं हुई। तो ए वाला चाहे आपको ऐसे लग रहा था कि चलो ठीक ही है बट कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ मिनिमाइजिंग का ऑप्शन बेस्ट होता है। अगर हम इस माइंडसेट से सोच रहे हैं ना कि आप देख रहे हो ये तो पता नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन वाला पॉइंट ही नहीं आता अगर आप मिनिमाइजिंग वाले मेथड से शुरू करो। आप मिनिमाइज करते जाइए, ऑप्शंस बच रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करिए और वो आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 123rd। As per the above passage, which of the following does not correctly represent author's view regarding the widespread persecution of teenage lovers under the POCSO Act? तो यहाँ पे देखिए, हाँ जी 123 क्वेश्चन जो है आपका, उसमें उसने पहला बोला कि टीनेजर्स जो है उनका राइट टू लव है जितना एडल्ट्स का है। तो देखो इस बारे में तो मतलब ऐसे भी नहीं बोल रहा वो, है ना, ठीक है। उसके बाद बी में इसमें मेनली कंसेंट के ऊपर फोकस है, ठीक है, कि 16 to 18 का कंसेंट जो है वो लीगली बाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि पुलिस कंप्लेंट्स ऑफ टीनेज लवर्स में लीड टू देयर हरासमेंट, इस बारे में भी बात नहीं हुई। कंसेंट ऑफ माइनर गर्ल्स, अब ये देखो ये सी और डी दोनों ऑपोजिट है, इनमें से कोई एक ही सही होगा। सी में कह रहा है कि कंसेंट ऑफ माइनर गर्ल्स डू नॉट हैव लीगल वैलिडिटी, और डी में कह रहा है कंसेंट ऑफ माइनर गर्ल्स हैव लीगल वैलिडिटी। तो वो क्या कह रहा है, यहां उसने बोला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो कह रहा है कि 16 to 18 वाले में कह रहा है कि उनकी लीगल वैलिडिटी के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ कह रहा है दे हैव लीगल वैलिडिटी। तो कंसेंट ऑफ माइनर डू नॉट हैव लीगल वैलिडिटी।
तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इन द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंसर्न्ड द कॉन्साइंस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखने वाला है आपका। देखो यहाँ पे उसने आपको बोला ए ऑप्शन में केयरलेसनेस ऑफ टीनेज लवर्स, थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ टीनेज लवर्स, इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ टीनेज लवर्स, हरासमेंट ऑफ टीनेज लवर्स बाय देयर फैमिलीज। देखो कंसर्न पूछ रहे, ठीक है, तो इसमें आपका ये जो बीच में आपको याद होगा पैराग्राफ में एक पॉइंट भी आया था, यहाँ देखो ये रहा कि अगर कॉन्सिक्वेंटली जब दो 16 ईयर ओल्ड जो है वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं पर गर्ल्स फैमिली डज नॉट अप्रूव एंड फाइल्स अ पुलिस कंप्लेंट, ठीक है, तो ये वैसे रॉन्ग एक्ट है, ठीक है, अगर गर्ल का कंसेंट है तो वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं टू शो कि हमारी लड़की को बहला फुसला के मतलब ये सब हुआ, तो ये उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुलिस से हरासमेंट की बात नहीं हो रही, फैमिली से हो रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करेंगे 125 as per the above passage which of the following is a major challenge in implementation of the POCSO act। तो इसमें से हमें कह रहा है कि मेजर चैलेंज क्या है, राइट इसमें से वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें मेजर चैलेंज क्या होगा। तो देखते हैं, पहला स्पीडी प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, इस बारे में इतनी बात नहीं हुई, ठीक है, एज पर द अबव पैसेज वो बोल रहा है। ओके नेक्स्ट में कह रहे हैं रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ठीक है, मेजर चैलेंज यही है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन इतने डिफिकल्ट नहीं है, अभी तक आपने जितने भी किया ऐसा डिफिकल्ट तो कोई भी नहीं था, आपके करंट सिनेरियोज पे बेस्ड है ना। अब आप अगर क्लैट का पेपर दे रहे हो तो आपने पॉक्सो के बारे में पढ़ा ही होगा, कोविड-19 आपने एक्सपीरियंस किया, दो पैराग्राफ्स तो आपके काफी फैमिलियर आ गए, है ना। तो एक शुरू में जो था आपका वो एक कॉलेज लाइफ के ऊपर था, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट में उसने बोला कि एक मद्रास हाई कोर्ट के जज ने सजेशन दिया है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेटिंग दैट एवरी सिटीजन आल्सो हैज अ ड्यूटी टू लाफ comes as a whiff of fresh air, something the country has been gasping for of late। अब आपको ये हैरानी हो रही होगी पढ़ के ये लिखा क्या है। एक्चुअली इस पैराग्राफ में मेनली बात हो रही है ह्यूमर की, कि हम कई बार किसी ने कुछ ट्वीट कर दी तो हम उसका मतलब इशू बना देते हैं, जबकि जिस पर्सन ने जिस इंटेंशन से ट्वीट किया वो इंटेंशन होता भी नहीं है, तो हम मतलब एक स्टेटमेंट का या एक ओपिनियन के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल के हम डिबेट कर देते हैं और बंदे को कहते हैं माफी मांगो। मतलब वो सारे सिनेरियो की बात हो रही है कि हम ह्यूमर को सीरियसली नहीं ले रहे, है ना, हम ह्यूमर जो है आप उस चीज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप ह्यूमर को बहुत ही आप मतलब नेगेटिवली उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, तो मद्रास हाई कोर्ट के जज का सजेशन है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेटिंग दैट, ये तो चलो पढ़ लिया। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन of the Madurai bench has a remarkably refined sense of humor, but in quashing an FIR against a man arrested for an innocuous social media post, his insightful observations only highlight the idiocy and absurdity that surround the growth and normalization of the offense taking tribe। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि written from the perspective of cartoonist and satirist, the judgment draws attention to how what ought to be a reasonable understanding of a situation is increasingly being influenced by impulses that border on the irrational and amount to be an abuse of the legal process। The petitioner tried tongue-in-cheek wordplay while captioning photographs after a sightseeing trip with family trip to Sirumalai for shooting practice, ठीक है। For the police it appeared as a threat to wage war। अब ये देख लो, उसने सिंपली लिखा ट्रिप टू सिरुमलई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस और पुलिस को वो ऐसा लगा कि एक थ्रेट है टू वेज वॉर, ठीक है। दो द जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिफ्यूज्ड रिमांड, laugh at what is a serious question, the judge said, using the holy cow as a metaphor which
varies from person to person, region to region. Being funny is one thing, the judge rightly states, and poking fun at another is different altogether. ठीक है, फनी होना एक और बात है, एक दूसरे का मजाक बनाना एक और बात है, तो हमें थोड़ा सा ना मतलब ह्यूमर को समझना शुरू करना चाहिए, राइट। आगे वो कह रहे हैं कि दोज हु हैव बीन at the receiving end for their attempt at humor can draw strength from the ruling, but then a creative process facing combative opposition because of its very nature is anything but funny. तो ये आपने देख लिया, मतलब बहुत बेसिक सी बात हो रही थी। तो चलिए 126 में कह रहे हैं व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया इन द पैसेज एज कन्वेड बाय द ऑथर। पहला कह रहा है कि पीपल नीड टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर सेंसिबिलिटीज। तो वो कह रहे हैं लोगों को सेंसिटिव, तो ये तो वो बिल्कुल नहीं कह रहा है ना, वो सेंसिटिव होने से मना कर रहा है, वो फनी होने से कह रहा है आपको कि आप ह्यूमर को अच्छे से लो, नेगेटिवली मत लो, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग करो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद बी में कह रहा है ह्यूमर इज ऑफन यूज्ड एज अ गाप टू ऑफेंड अदर्स, ये भी गलत है। वो कह रहा है कि हम ह्यूमर के नाम पे लोगों की इंसल्ट करते हैं, ये भी गलत है। अगला कह रहे देयर इज एन अनवेलकम डिक्रीज इन पीपल सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बिल्कुल सही है, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। नेक्स्ट, जुडिशरी शुड यूज ह्यूमर टू मेक जजमेंट्स अंडरस्टैंडेबल टू ले पर्सन्स, ये भी गलत है। तो इसका तो एक आंसर बहुत ही मतलब क्लियरली हमें दिख रहा था, वो हमने मार्क कर दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि सोशल मीडिया ऑफन पॉपुलराइज इनसेंसिटिव एंड ऑफेंसिव पोस्ट। अब ये भी हम नेगेटिवली ले रहे हैं, वो कह रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो पॉपुलराइज करती है इनसेंसिटिव, हम इनसेंसिटिव हम समझ ही क्यों रहे हैं, है ना। बी में कह रहा है इट शुड बी अ राइट ऑफ एवरी पर्सन टू पोक फन, ये भी गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपका राइट है किसी का मजाक बनाने का। ये कह रहे हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर बाउंड टू बी ऑफेंसिव टू सम पर्सन, ये थोड़ा सोच सकते हैं। अगला एवरी ह्यूमरस एक्सप्रेशन शुड बी अंडरस्टूड रीजनेबली एंड रैशनली, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि एक ह्यूमरस एक्सप्रेशन जो है उसको हमें रीजनेबली और रैशनली अंडरस्टैंड करना चाहिए, नेगेटिवली अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके 128, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कह रहे, तो कॉम्प्रिहेंशन से कंपेयर कर करके ही आप अपना आंसर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला कह रहा है कि ईच एक्सप्रेशन शुड बी अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेक्स्ट, मतलब ये सही है, पर वो नॉट ट्रू कह रहा है ना, तो ये सही है, तो मतलब बट ये आंसर नहीं है। द वर्ड शूटिंग यूज्ड इन अ सेंटेंस इज इंडिकेटिव ऑफ वेजिंग वॉर, इट इज नॉट, यही तो वो बोला, इट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वॉर, तो ये ट्रू नहीं है, तो बी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। आगे चेक करना है कर लो, बट बी ऑप्शन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 129, हाँ जी 129 में देखिए आपको कह रहा है कि एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन रिड्यूस द इंक्रीजिंग इडियोकी एंड एब्सर्डिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू एक्सप्रेशंस मेड इन जेस्ट, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है कि अपोलोजाइज करिए अपॉन हर्टिंग अनदर पर्सन, सेंटिमेंट्स इस बारे में उसने नहीं बोला, उसने बोला ही नहीं कि कमेंट गलत है, उसने कहा अपना ह्यूमर ठीक करो। अवॉइडिंग द यूज ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, अगेन ह्यूमर ठीक करो। यूजिंग ह्यूमर एज अ मीन्स टू मिटिगेट कंफ्लिक्ट, ये भी गलत है। ये सही है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फनी एंड पोकिंग फन एट अनदर पर्सन, राइट। ओके नेक्स्ट 130, those who have been at the receiving end for their attempt at humor can draw strength from the ruling, but then a creative process facing combative opposition because of its very nature is anything but funny। तो इस स्टेटमेंट से आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, वो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है कि इससे आपका क्या मीनिंग निकल सकता है, राइट। तो पहला कह रहा है कि क्रिएटिविटी एंड कन्फ्लिक्ट गो हैंड इन हैंड, तो ये मीनिंग तो यहां से नहीं निकल रहा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिव फ्रीडम शुड नॉट बी कर्व्ड अनरीजनेबली, ये सही है। एक्चुअली यही बात हो रही है कि जो क्रिएटिव फ्रीडम है हम उसको दबा नहीं सकते विदाउट एनी रीजन। आगे, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस आर स्ट्रेंथेंड ड्यू टू चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर ऑथर, गलत।
क्रिएटिविटी ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, गलत। तो बी ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो ये आपने देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये करंट टॉपिक पे ही बेस्ड है, मतलब ये वाला कॉम्प्रीहेंशन भी जो है ये आपका करंट टॉपिक पे ही बेस्ड है। तो मेनली फॉसिल फ्यूल के ऊपर बात हो रही है, इंडिया की रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी वही बात कर रहा है कि टू रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव ब्रॉट, टू डेवलपमेंट्स, सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, दो डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है, जिससे कि इंडिया की रिलायंस जो है ऑन फॉसिल फ्यूल वो इनटू शार्प फोकस है। एक तो ये कन्फ्लिक्ट हो गई, और दूसरा कॉन्सिक्वेंट सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस रॉयल द इकोनॉमी, राइट। तो ये इस रिगार्डिंग सारी बात हो रही है, ठीक है। आप पूरा देख सकते हैं, आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से चेकआउट कर लीजिए डिटेल्स इन द कॉम्प्रीहेंशन। तो मेनली वो आपको ये कह रहा है कि सोलर एनर्जी की तरफ जाने को बोल रहा है आपको, ठीक है, रिन्यूएबल, क्योंकि दिक्कत हो रही है फॉसिल फ्यूल, जो इंडिया की रिलायंस है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप सोलर एनर्जी की तरफ मूव करो थोड़ा सा, उस रिगार्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। Okay. Now question, what is the central idea in the passage as conveyed by the author? Now question है कि central idea क्या है आपके passage का। तो चलिए, फर्स्ट कह रहा है कि इंडिया नीड्स टू इंक्रीज यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। सेकंड में कह रहा है कि इंडिया नीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगले देखो, ये तो उसने बोला नहीं, प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज करने को नहीं बोला, वो सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। एंटर इनटू मल्टीलेटरल एग्रीमेंट एड्रेसिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो ये आपको यहाँ पे दिखा होगा कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ये है ना, पैराग्राफ में आपको ये मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन्ड है कि ये चीज हो चुकी है, राइट। तो ये वाला जो है ये भी गलत है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। ओके, नीड नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। और फिर कह रहा है न्यूक्लियर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, according to the author, which of the following measures will not help India achieve its pledge of net zero carbon emissions by 2070? तो इनमें से आपको मतलब पैराग्राफ में मेनली चेक कर लीजिए कि ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन से मेजर्स है जो इंडिया को हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा क्या अचीव करने में नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये देखिए, रिडक्शन इन यूज ऑफ सोलर पावर, हमें तो वो सजेस्ट कर रहा है कि यूज मोर सोलर पावर, तो रिडक्शन इन यूज ऑफ सोलर पावर तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बाकी सारी चीजों पे तो अगर आप ना भी देखो ना, इसी पे ध्यान चला जाए तो आप उसी से इसको मतलब अपना आंसर जो है वो मार्क कर देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, according to the author, which of the following is not the effect of India's reliance on fossil fuel? ठीक है, ऑथर के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है इंडिया की रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। तो अब हम ये देखेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ आपका इसका वैलिड आंसर क्या होगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेस रिलायंस ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ पावर, रिलेशंस विद मिडल ईस्ट। तो ये इट इज नॉट द इफेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। Next, according to the author, which of the following is the effect of? Now, what is the effect of India US civil nuclear deal? तो आपने जो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा, राइट, कॉम्प्रीहेंशन पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से आपने देखना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट है। तो पहला कह रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट टारगेट विद यूएस, removal of bottlenecks for self-reliance in power generation, nuclear defense pact with Kazakhstan, self-reliance in solar power। तो ये तो आपको डायरेक्टली वहां से मिल रहा है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी।
Okay, according to the author, Western firms lost the opportunity of doing business in the nuclear production in India because वेस्टर्न फर्म्स जो है उन्होंने अपॉर्चुनिटी जो है वो गवा दी, ठीक है, इन द न्यूक्लियर प्रोडक्शन इन इंडिया। क्यों? रीजन। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, देखो हम यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं लगा सकते, हमें जितनी डिटेल पैराग्राफ में गिवन है हमने वहीं से मतलब निकालना है। तो अगर आप मतलब ऑथर के रिगार्डिंग ही अगर आप सोचोगे तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, right? Okay. They had to pay hefty penalties for delay in supply. They do not find nuclear profit. एक second. हाँ जी, they do not find nuclear power profitable. They do not agree with India's place of, देखो ये सब तो ये place of nuclear plants issue नहीं था, इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रॉफिटेबल भी नहीं था, हेफ्टी पेनल्टीज के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं था, तो बिना कुछ सोचे एक ही ऑप्शन बच रहा है, दे फेल टू सर्कमवेंट इंटरनल लॉज बाय अदर बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स, यही बच रहा है और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। डन। सो देखिए इसी के साथ आपका आज का सेशन जो है वो ओवर होता है, जिसमें कि हमने आपका क्लैट का जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन था, और अब आपको पता लग गया, आपको काफी अब फील हो रहा होगा कि हाँ ठीक ऐसे करना है, अप्रोच पता लग गई है करने की, ऑप्शन मिनिमाइजिंग इज द बेस्ट अप्रोच, वही एक सबसे बढ़िया अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है। और हमेशा थोड़ा एक आइडिया लेने के बाद ही अपने पैराग्राफ को पढ़िए, उससे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है, राइट। तो अब आपके साथ अगला सेशन हम करेंगे जिसमें कोई और प्रीवियस पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।